नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करके जो जम्मू कश्मीर राज्य का स्पेशल स्टेटस था, विशेष दर्जा था, उसको ख़त्म करने का जो पूरा प्रोसेस हुआ, अभी सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है, उसको चैलेंज किया गया है। जब ये जजमेंट आ जाएगा तब आपको एक बात समझ में आएगी कि जो कुछ किया मोदी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें लीगल और पॉलिटिकल ब्रेन दोनों का ज़बरदस्त समन्वय था। कैसे करना है, कौन सा तरीका होगा जो फुल प्रूफ होगा, कौन सा तरीका होगा जिसको अगर अदालत में चैलेंज किया जाता है, चुनौती दी जा सकती है तो उसको डिफेंड किया जा सके, कौन से संविधान के प्रावधान हैं जिनका इस्तेमाल करके इसको किया जा सकता है। आज तक 1947 से 48 से हम लोगों को ये बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर से 370 कोई हटा ही नहीं सकता। क्यों नहीं हटा सकता? उसका एक कारण, जो बहुत से कारण दिए जाते थे, उनमें से जो सबसे प्रमुख कारण कि ये प्रावधान आया जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके जरिए। अब चूंकि जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा है ही नहीं, तो फिर ये प्रस्ताव, इसको निरस्त करने का प्रस्ताव वहाँ से आ कैसे सकता है, इसलिए हटाया नहीं जा सकता। तो जो लोग ये कहते थे उनको मुँह की खानी पड़ी है। बहुत बड़ी चपत जो है सरकार ने इस 5 अगस्त 2019 के प्रस्ताव के जरिए, जो पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में आया, दोनों सदनों से पास हुआ संसद के, अब कानून का स्वरूप ले चुका है। जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से देश के लोगों को ठगा जाता रहा। 370 पर आता हूँ, उससे पहले 35A की बात ज़रूरी है। जो CJI ने कहा, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जो बात कही कि 35A ने इस देश के लोगों के मौलिक अधिकार का हनन किया है, इस बात को याद रखिए। और 35A का संविधान में कोई जिक्र नहीं है। ये एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के जरिए 1954 में लाया गया। संविधान सभा में इसका कोई जिक्र नहीं, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं, कैबिनेट ने इस पर कोई प्रस्ताव पास नहीं किया, संसद ने इस पर कोई प्रस्ताव नहीं पास किया, लेकिन ये लागू कर दिया गया। उससे हुआ क्या? लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। किन लोगों के छीन लिए गए? 1944 से पाकिस्तान, जो अब पाकिस्तान है, उस इलाके से हिंदू जम्मू कश्मीर में आते रहे हैं। और उसके अलावा 1947 के बाद तो बड़ी संख्या में आए। उन हिंदुओं को नागरिकता न देनी पड़े। जो हिंदू पाकिस्तान से आए उनको सरकारी नौकरी न मिलने पाए। वो जम्मू कश्मीर में अपने घर के लिए ज़मीन न खरीद पाए, मकान न खरीद पाए। और देश के बाकी हिस्सों के लोग जम्मू कश्मीर में न तो मकान खरीद पाए, न नौकरी कर पाए, मतलब राज्य सरकार की नौकरी से मतलब है, और न ही वहाँ पर बस सकें। जो महिला, जो युवती जम्मू कश्मीर की वासी है, जिसके पास डोमिसाइल है, वो अगर जम्मू कश्मीर के बाहर के किसी व्यक्ति से शादी कर ले तो पैतृक संपत्ति से उसका हिस्सा खत्म हो जाएगा। ये सब 75 साल से चल रहा था, जिसको ख़त्म करने के बाद भी जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड को असल में ख़त्म किया जा रहा है। ये CJI ने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड नहीं कहा उन्होंने कहा कि लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए इसके जरिए, 35A के जरिए। अब मैं आता हूँ 370 पर। 370 को जिस तरह से निष्प्रभावी किया है, ख़त्म किया है, जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें आप, वो अपने आप में एक मिसाल है। सरकार ने संविधान के उसी प्रावधान का इस्तेमाल किया 370 खत्म करने के लिए, जिसके जरिए 370 लागू हुआ था। देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 367 है, 367, आर्टिकल 367, उसमें व्यवस्था है कि वो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करेगा। और इसी के जरिए जो है, इसका जो सेक्शन 3 है, उसके जरिए जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब स्पेशल स्टेटस दिया गया तो अब उसको हटाने के लिए ज़रूरी था कि पहले 367 में संशोधन किया जाता। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने इस आर्टिकल 367 में
ये जोड़ा, ये संशोधन किया, जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है, संविधान सभा लिखा है जम्मू कश्मीर की, उसकी जगह विधानसभा होगी। और जैसे ही राष्ट्रपति ने ये प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जारी किया, कुछ ही घंटों में केंद्र सरकार राज्यसभा में प्रस्ताव लेकर आ गई कि आर्टिकल 370 जो स्पेशल स्टेटस देता है जम्मू कश्मीर को, वो निष्प्रभावी हो गया। तो 370 जो है वो निष्प्रभावी हो गया। शब्द इस्तेमाल किया गया सीज टू ऑपरेट। अब उस समय जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू था, तो सवाल ये उठाया गया कि भाई विधानसभा नहीं थी तो विधानसभा की आपने कंसेंट नहीं ली, विधानसभा की कंसेंट नहीं ली तो ये आप इस कानून में बदलाव कर नहीं सकते थे। उस समय राष्ट्रपति शासन था और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक जब किसी भी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन होता है तो उसके अधिकार राज्यपाल के पास और उसके जरिए संसद के पास आ जाते हैं। संसद उस राज्य के विषय में कोई भी कानून बनाती है या फैसले लेती है। जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा होता है, आप देखते हैं कि उसका बजट संसद से पास होता है उस राज्य का, और इसके अलावा तमाम फैसले होते हैं। अब 5 अगस्त को ये प्रस्ताव आया। 6 अगस्त को राष्ट्रपति ने एक और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन जो है जारी किया, जिसके जरिए राज्यसभा में जो प्रस्ताव रखा गया था और पास किया गया उसको मंजूरी दे दी। उसका मतलब हुआ प्रभावी रूप से, अंतिम रूप से अनुच्छेद 370 का वो प्रावधान जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था वो निष्प्रभावी हो गया। उसके बाद केंद्र सरकार ने 9 अगस्त को प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव रखा संसद में। 2 हिस्सों में बांट दिया। लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया अलग बिना विधानसभा के, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया विधानसभा के साथ। सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस करते समय सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरी है उसमें सिर्फ 2 विषय अपने पास रखे हैं, एक पुलिस और दूसरा पब्लिक ऑर्डर। ये विस्तार से बताया गया कि ये क्यों किया गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर की स्थिति विशेष स्थिति है। क्यों है? बॉर्डर स्टेट है, 4 देशों की सीमा लगती है। जिस तरह से पिछले कई दशकों से यहाँ आतंकवाद चल रहा है, जिस तरह से पत्थरबाजी चल रही थी, जिस तरह से देश की सुरक्षा को खतरा पैदा किया जा रहा था, चीफ जस्टिस ने कहा कि देश की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सरकार की इस बात को मानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाए जाने ज़रूरी हो उठाया जाना चाहिए। ये यूनियन टेरिटरी और स्टेटहुड ये सब मामले रहेंगे तभी तक जब तक राष्ट्र है। राष्ट्र ही नहीं रहेगा, देश ही नहीं बचेगा, तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। तो अभी फैसला नहीं आया, लेकिन इंडिकेशन ये है कि बाइफर्केशन को एक तरह से मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र सरकार का जो फैसला था वो राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को दृष्टि में रखते हुए लिया गया फैसला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल उठाए, एक दीर्घकालिक असर का, एक तात्कालिक असर का। पहला सवाल उठाया कि अगर हम संसद को ये अधिकार दे दें कि वो किसी भी राज्य का विभाजन कर दे और किसी भी हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना दे, तो क्या भविष्य में इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? इसके बारे में फिर सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने जो तर्क दिए उसकी अभी बात करता हूँ। लेकिन उसके अलावा दूसरा सवाल जो उन्होंने किया वो कहा कि आपके पास कोई टाइम फ्रेम है क्या? अपनी हायर अथॉरिटी से पूछ कर बताइए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने पूछ लिया है, और इसके बारे में उन्होंने कहा कि वो 1-2 दिन बाद अंतिम रूप से अपना बयान देंगे। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें सरकार का, केंद्र सरकार का ये मानना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से मिलेगा और वहाँ विधानसभा चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को भी केंद्रीय गृह मंत्री ने संसद में अपने बयान में ये बात कही थी कि समय के साथ स्टेटहुड मिल जाएगा। ये सरकार तय करेगी कि स्टेटहुड देने का समय कब आया। किसी भी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन को स्टेबलाइज होने का समय दिया जाता है। सॉलिसिटर जनरल ने उदाहरण दिया और सीजीआई ने भी कहा कि इसके उदाहरण पहले भी हैं, जैसे असम से मणिपुर निकला, मिज़ोरम निकला, त्रिपुरा निकला। इन सब को पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, उसके बाद फिर राज्य का दर्जा दिया गया। इसी तरह से नागालैंड भी। तो यूनियन टेरिटरी से राज्य का दर्जा
इसका एक एक जो है सफ़र का समय होता है, वो अलग अलग राज्य की परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि कितना समय लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई इस बात पर इंसिस्ट करते रहे कि आप हमें एक रोड मैप बताइए कि ये 6 महीने में, साल में, कितने दिन में जो है ऐसा होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जहाँ तक चुनाव और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का सवाल है तो वो शुरू कर चुके हैं और 34,000 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं इस समय जम्मू कश्मीर में, जो आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ। पंचायत के चुनाव हुए, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए और उसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने कहा हम उस ओर एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन टाइम फ्रेम के बारे में उन्होंने समय लिया 2 दिन का कि वो अपनी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं यानी केंद्र सरकार, यानी इसका सीधा मतलब है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करने के बाद निश्चित रूप से कुछ बताएंगे। अब जो विरोध कर रहे हैं वो एक सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि असेंबली सेशन में थी नहीं, असेंबली आपने भंग कर दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, गवर्नर को आप असेंबली के अधिकार कैसे दे सकते हैं जब असेंबली नहीं थी। असेंबली से ऐसा कोई प्रस्ताव स्टेट के बाइफर्केशन का या फिर 370 को निष्प्रभावी करने का प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो फिर आप ऐसा बदलाव कैसे कर सकते हैं संसद के जरिए। तो उसका उदाहरण दिया पंजाब का। आपको याद है कि पंजाब सूबे की मांग एक समय बहुत तेज़ी से चली थी, फिर पंजाब राज्य बना। पंजाब राज्य बना तो पंजाब सूबे को तोड़कर बनाया गया, पंजाब राज्य बना, हरियाणा बना और उसके अलावा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी बनी और जो हिस्सा बचा उसको हिमाचल प्रदेश में शामिल कर दिया गया। तो 4 हिस्से हुए उस प्रदेश के। उस समय पंजाब की विधानसभा सस्पेंडेड एनिमेशन में थी, राष्ट्रपति शासन लागू था। तो पंजाब के विभाजन में अगर ऐसा हो सकता है तो जम्मू कश्मीर के विभाजन के समय ऐसा क्यों नहीं हो सकता। इसका कोई जवाब जो है वो इस प्रस्ताव का या जो ये कानून बना है उसका विरोध करने वाले कोई दे नहीं सके। उनका कुल मिलाकर जो केंद्रीय बिंदु था कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं है इसलिए ये हो नहीं सकता, असेंबली सेशन में नहीं थी इसलिए ये हो नहीं सकता। लेकिन सीजीआई की ओर से और पूरे सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है 5 जजेस की, उनकी ओर से अब तक जो बातें आई हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता अखंडता की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही सकारात्मक बातें कही हैं पूरे सुप्रीम कोर्ट ने, सारे जजेस ने। कोई एक ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिससे देश की एकता अखंडता या सुरक्षा को पर सवाल उठ सके या खतरा पैदा हो। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है विशेष है, लेकिन उन्होंने कहा और भी बॉर्डर स्टेट्स हैं। मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की समस्या है, तब आप क्या करेंगे? क्या तब भी आप इस तरह से स्टेट का डिवीज़न करेंगे? ये कई सारे सवाल जो है सुप्रीम कोर्ट उठा रहा है, ये तय करने से पहले कि क्या संसद के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी राज्य का विभाजन कर सके, उसके एक हिस्से को यूनियन टेरिटरी बना सके या दोनों हिस्सों को बना सके, और कब होगी स्टेटहुड इसके बारे में वो खुद फैसला कर सके। इन सब सवालों का जवाब सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल को देना है, वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। लेकिन ये पूरा मुकदमा बहुत सही दिशा में जा रहा है। सरकार जो फैसला है उसको एंडोर्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देने वाला है, लेकिन एक इंडिकेशन मिलता है। जिस बहस चलती है, जो तर्क आते हैं, और ख़ास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जवाब से वो संतुष्ट हो रहे हैं या नहीं, इससे एक मोटा अंदाज़ा लगता है। कोई फैसले का पता नहीं चलता, लेकिन एक मोटा अंदाज़ा लगता है कि पूरा केस किस दिशा में जा रहा है। तो देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए ये बहुत ही शुभ संकेत है कि सुप्रीम कोर्ट रेयर मामले में ही, कम ऐसे मामले आते हैं जब सरकार के इन कदमों से सहमत होता हुआ नज़र आ रहा हो। तो ये जो एंटी इंडिया ब्रिगेड है, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये जो भारत विरोधी गैंग है, ये जो जम्मू कश्मीर के स्टेटस को उसमें जो परिवर्तन हुआ उसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने वाला गैंग है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय,
उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। और उससे पहले बहस में जब ये सवाल उठा जम्मू कश्मीर के एक्सेशन का, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय फुल एंड फाइनल, अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। जिन लोगों ने इसके विरोध में याचिका दी थी उनका कहना था कि जो है वो ग्रे एरिया है, वो एब्सोल्यूट नहीं है, और ये शर्त थी और ऐसी शर्त थी, ये कंडीशंस थी। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जैसे और राज्यों का हुआ उसी तरह से हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आप उन राज्यों की सूची बना कर दीजिए, एक टेबल बना कर दीजिए, जो राज्य जो है जिन्होंने विलय का प्रस्ताव मंजूर किया 1947 में, जिन्होंने नहीं किया, जिन्होंने बाद में किया, उन सब की एक सूची, ये 3 टेबल बना कर दीजिए। उसके बाद हम फैसले में उन सब चीज़ों का जिक्र होगा। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के 370 को निष्प्रभावी करने के फैसले को पलटने नहीं जा रहा है। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो सारा जोर है, उन्होंने कहा सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल से कि हम आपको किसी बाउंडेशन में नहीं रखना चाहते, हम किसी अपने आदेश से बांधना नहीं चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि आप हमको एक टाइम फ्रेम बताइए कि कब जम्मू कश्मीर स्टेट को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा और कब विधानसभा चुनाव होगा। ये 2 मुद्दे मुझे लगता है जिन पर सुप्रीम कोर्ट कोई समझौता शायद करने के मूड में नहीं है। वो चाहता है कि अभी सरकार बताए कि उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, एक आश्वासन दे सुप्रीम कोर्ट को कि इतने समय में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाएगा और इतने समय में विधानसभा चुनाव हो जाएगा। उस टाइम फ्रेम में, उस टाइम टेबल में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ फेरबदल करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि तुरंत राज्य का दर्जा बहाल किया जाए या तुरंत चुनाव कराए जाए। तो जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां हैं जो पिछले 75 साल से राज कर रही थीं इस 370 की बदौलत, जो इसका दुरुपयोग करके जिन्होंने अपनी जो है पारिवारिक सत्ता स्थापित की थी, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। उनकी राजनीति पर अब जो है एक तरह से उनकी राजनीतिक अस्तित्व पर सवाल उठेगा जैसे ही 370 का फैसला आएगा। और आप मानकर चलिए कि 370 पर जो फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो लोकसभा चुनाव तक वो मुद्दा जीवित रहेगा। उसका फ़ायदा किसको मिलेगा ये बताने की ज़रूरत तो है नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।